Hello everyone, welcome to Geology Concepts. Today we have with us Mr. Mukesh Goswami, who has secured only rank 34 in GATE 2022 exam and rank 55 in NET examination. So hello Mukesh, welcome. गुड मॉर्निंग सर। क्या कैसे हाल हैं है? आप? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। ओके, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, फिर वील टॉक अबाउट द एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. आई एम मुकेश गोस्वामी। आई एम फ्रॉम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल एंड आई डिड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन in 2018 and 2020 respectively, and I secured all India rank 34 in GATE 2022 and all India rank 55 in NET exam 21. ओके, ठीक है मुकेश, अब ये बताओ कि कॉलेज के टाइम की डिसाइड कैसे किया कि मतलब कब डिसाइड किया कि अब तैयारी करनी है, या बाद में डिसाइड किया कॉलेज के? नहीं सर, ये तो सर एमएससी से ही मेरा क्लियर था कि गेट के एग्जाम को प्रिपेयर करना है। हम्म, क्योंकि जियोलॉजी के फील्ड में अगर जॉब चाहिए तो शायद एक गेट, बार्क और जीएसआई तीन ही ऐसे ऑप्शन है शायद जहाँ से डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। हम्म, अदरवाइज आप पीएचडी कर सकते हैं, पर मेरा तो पीएचडी में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो मैंने सबसे बढ़िया मुझे गेट का फॉर्मेट सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है और न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, और न्यूमेरिकल्स वगैरह में पहले से ही काफ़ी इन चीज़ों में अच्छा था। तो ओके, मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल गेट और बार्क लगता था सर। तो ये बताओ कि कैसे तुम ये फील करते हो कि तुम न्यूमेरिकल में सुटेबल, मतलब तुम्हें इजी पड़ता है या तुम सुटेबल थे? कैसा लगता है तुमको ये? सर स्कूलिंग क्योंकि टाइम मैं से इसलिए ही पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत मैथ्स सारे में। स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि जो लोग भी ये वीडियो देख ठीक रहे है सर। होंगे, तो उनको थोड़ा सा अगर तुम बताओ कि तुम्हें इजी क्यों लगता था, या तुमने क्या किया है ऐसा कि जिस वजह से वो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल हो गया तुम एनएटीज में? सर मुझे लगता है कि स्कूलिंग टाइम से ही इसमें शायद मैंने अच्छा काम किया हुआ है। जैसे 9 10th 11 12 तो वहाँ पे मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर करता था मैं। और वो शायद इसलिए क्योंकि फार्मूला बेस्ड ये चीज़ें, और जैसे यूनिट कन्वर्जन का होता है इसमें एग्ज़ाम हम्म, में, तो इन चीज़ों में पहले से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग पकड़ थी मेरी। ओके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा गेट के एग्ज़ाम में। तो नेट में तो इतना ज़्यादा होता नहीं है न्यूमेरिकल सेक्शन, हम्म, पर गेट में तो काफ़ी हेल्प मिली। ओके, तो अब ये बताओ कि किस लास्ट ईयर में आके मतलब क्लियर था तुम्हें कि गेट करना है, नेट मतलब गेट करना है या जीएसआई करना है, बार्क करना यस है? सर। कब से तुमने मतलब फॉर्मली शुरू किया प्रिपेयर करना कि मतलब अब करता हूँ मैं? यस सर, ये तो सर जैसे दिसंबर 2020 में हमारा एमएससी कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से 2021 वाला गेट हुआ था मेरा, पर उतना अच्छा रैंक उसमें आया नहीं। तो मैं फिर उसके बाद फिर और कंटिन्यू किया मैंने। ओके, फिर जैसे कि मेरा हैबिट में था कि जैसे स्कूलिंग टाइम से ही और बीएससी एमएससी में तो ज़्यादातर मैं खुद से ही करता था। बहुत ही कम चांसेस ऐसे थे जहाँ पे मैंने ट्यूशन लिया था, और इसी चीज़ को मैं फॉलो कर रहा था गेट के एग्ज़ाम में भी। पर ये जैसे कि आप सबको पता ही है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसमें। जैसे मैंने प्रिपेयर किया और उतनी अच्छी रैंक आई नहीं। तो फिर मैंने पहला उसके अटेम्प्ट बाद जो से सोच तुम्हारा, लिया था। उसमें उसमें क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम लगी पहले अटेम्प्ट में? पहले अटेम्प्ट में सर जैसे 2021 वाला गेट था, आईआईटी बॉम्बे ने जिसको बनाया था शायद, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उनने पहले तो बोला था एमएसक्यू वगैरह भी आए आने हैं उसमें, पर बाद में जब पेपर आया उसमें आधे से ज़्यादा पेपर वो न्यूमेरिकल सेक्शन का था। और एमएसक्यू की वजह से मैं थ्योरी वगैरह ज़्यादा प्रिपेयर करके गया था, तो मैं शायद सही से उस एग्ज़ाम को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। ओके, तो इस साल मैंने उन चीज़ों पे काम किया, जैसे इस साल न्यूमेरिकल्स के लिए और एमसीक्यू एमएसक्यू, तो इन ये तो ज़्यादा थ्योरी से ही आते हैं, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल सेक्शन दोनों के लिए ही मैं प्रिपेयर था। ओके, तो अब ये बताओ कि मान लो जैसे तुमने पहली बार गेट दिया, रिजल्ट तुम्हारा रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, फिर उसके बाद फिर से तुमने तैयारी शुरू करी, तो क्या क्या चेंजेस यस सर। तुमने किए, मतलब जो पिछली बार प्रिपरेशन में नहीं थे इस बार ऐड किया, और मतलब क्या चेंजेस थे वो, या फिर यस उसी सर, तरह पढ़ते रहे? एक रीज़न तो सर ये भी हो सकता है कि जैसे पिछले गेट में मेरे पास काफ़ी टाइम था नहीं, क्योंकि दिसंबर में एमएससी कंप्लीट हुआ था और फेब में वो हमारा गेट आ गया था।
तो एक तो ये रीज़न हो सकता है कि उसमें टाइम भी कम था। दूसरा ये कि थोड़ा एप्टीट्यूड सेक्शन और इस इन कुछ चीज़ों में शायद उतना अच्छा परफ़ॉर्म करा नहीं था। और जैसे जियोलॉजी है तो उसमें भी शायद काफ़ी चीज़ें और रह गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है अब। और एक कारण ये भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ तब मैंने ली नहीं। तो इस बार टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस करके उसके गया था, तो उससे शायद मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। ओके, टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिली। यस तो सर। अब ठीक है, तो और डिटेल में जाते हैं कि कैसे पढ़ते थे। तो मतलब जैसे मैंने कोई एक टॉपिक उठा लो, या जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी उठा लो या इग्नियस, तो तुम्हारा क्या तरीका रहता है पढ़ने का, दिन में कैसे तुम अपना मैनेज करते हो? क्योंकि कोरोना के टाइम चल यस रहा था सर। ये तुम्हारा सब 2020, उस समय तो एकदम ठीक है। हाँ, तो यस सर। यस बताओ, सर। स्ट्रैटेजी बताओ। यस सर, मेरा तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल सर था नहीं कि एक फिक्स टाइम टेबल है और उसी के अलोंग चलना है। हालाँकि काफ़ी लोग उनको वो तो फ़ॉलो करते हैं और लोग इसे। पर मेरा ऐसा कुछ फिक्स था नहीं। जैसे मैंने टाइम को ऐसे गैप-गैप में बाँट रखा था कि इतने टाइम में मुझे ये कवर करना है, इतने टाइम में ये कवर करना है। ओके। डेज़ के हिसाब से था ये, जैसे 7 डेज़ टू मैक्सिमम 20 डेज़ तक जा रहा था किसी-किसी में। तो उस हिसाब से एक टास्क बना के चल रहा था कि कितने टाइम में कौन-सी चीज़ कवर करनी है। तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें कवर करी थी सर। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन ये होता है कि दिन में कितने घंटे पढ़ते थे तुम, जो नॉर्मली लोग कंपेयर करते हैं कि भाई मैं तो इतना पढ़ता हूँ, या मैं क्या, मुझे पता है कि वो फिक्स नहीं होता सबका, लेकिन तुम यस अपना सर। बताओ। सर ऐसा कोई फ़ास्ट रूल नहीं था कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसा कुछ पढ़ना है। लेकिन जैसे सुबह 9 बजे तक जब फ्री हो जाते हैं, फिर उसके बाद 9 टू 12 या 1 ओ क्लॉक तक कंटिन्यू करता था। इसमें करीब 2 सब्जेक्ट कवर करता था इतने टाइम में। हम्म। फिर जैसे ही सैचुरेट हो गए तो थोड़ा इससे फ्री हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लिया। फिर 3 बजे से और स्टार्ट करता था, 3 टू 6। तो उस टाइम में मैं दिन में जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लेता था। अच्छा, क्वेश्चंस वगैरह लगाता। हाँ सर, और उसके बाद जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन की हुई थी, तो उससे ये फ़ायदा हो रहा था कि जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो उसके सीधे टेस्ट सीरीज़ और जो जीआरपी था, तो सारे क्वेश्चन वहाँ से लगा लेता था। और जैसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो उसको नोट भी कर लेता था उस शाम के टाइम में। ओके, बाद में रिवाइज करने के लिए। यस सर। अच्छा, और तुम्हारा नोट्स बनाने का क्या सीन था? यस सर, नोट्स डेली जो दिन भर पढ़ रखा है, उसको शाम को जो चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट लग रही हैं, तो उन चीज़ों को नोट कर लेता था। जैसे कि आप मैंने जब पहली बार आपसे बात की थी, तो उसमें आपने भी ये मुझे बताया था कि जो आता है, तो उसको तो शायद नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि भूल जाएँगे या नहीं आ रही हैं, तो और उनमें रिवीजन करना पड़ेगा, तो शायद वहाँ पे हमको उसे नोट करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो तुम्हें सबसे टफ लगता था? यस सर, मैंने शायद थोड़ा जियोकेमिस्ट्री में और थोड़ा जियोफिजिक्स में प्रॉब्लम थी। और ओके। जो मैंने ऑफलाइन जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स थे, तो उनमें से तो सर काफ़ी हेल्प मिल गई थी जियोकेमिस्ट्री में और ये जियोफिजिक्स में। तो कैसे टैकल किया तुमने इन सब्जेक्ट्स को? मतलब देखो, वीडियो लेक्चर ले लिया, फिर यस सर। वीडियो लेक्चर देखा, टेस्ट सीरीज लगाई, तो उससे तुम्हें इम्प्रूवमेंट फील हुआ? यस सर। हम्म। ऐसा सर, जैसे सपोज़ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी पहले से ही स्ट्रेंथ होते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान ना लगा के जो जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, सबसे पहले वो कवर किए थे। हम्म। तो और वीडियो वीडियो लेक्चर में मैं ये बोलूँगा कि शायद इतना अच्छा कंटेंट है कि किसी को भी समझ में आ सकता है सर वो, जिस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो तुम्हें हेल्प उसमें हो गई पूरी। यस सर, ओके, डेफ़िनेटली। अब ये बताओ कि बहुत लंबा पीरियड होता है ये, मतलब जैसे मान लो तुमने फरवरी या मार्च मार्च में शुरू कर दी होगी प्रिपरेशन, राइट? यस सर। तो इतने तो प्रिपरेशन शायद जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट गेट की, है ना? यस सर। तो ये इतने लंबे पीरियड में सस्टेन कैसे करते हो? मतलब बीच में कभी ऐसा लगा कि अरे यार नहीं हो रहा, या जो एक डिमोटिवेशन वाली फीलिंग हाँ, आती है, अगर आई भी है तो उसको कैसे स्ट्रगल कैसे किया, उसमें उसको कोप अप कैसे किया उससे? क्या ग्रुप था तुम्हारा कोई यस सर। जिसमें तुम कई लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, या तुम अकेले ही कर रहे थे? नहीं, नहीं सर, डेफ़िनेटली सर ग्रुप था। मुझे लगता है कि काफ़ी किस्मत वाला रहा मैं, क्योंकि जब हम एमएससी कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा बैच था हमारा। जैसे
नीरजा, दिव्यदीप ने तो किया भी है आपके उधर से, शोभा डिस्कस करते रहता था सर। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन उन्हें भेज दो तो वो बता देंगे, ऐसा ऐसे चलता रहता था। ओके, तो इतने लॉन्ग टर्म तक तुमने सस्टेन कैसे किया? मतलब बीच में कभी ऐसा लगा कि टफ हो रहा है या तो नहीं हो बीच में रहा ऐसा कई बार हो रहा था, क्योंकि पिछले 2 ढाई साल से सर नेट का एग्जाम सही से अपने टाइम पे कंडक्ट करा नहीं रहे हैं वो। है? तो उससे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं नेट निकालना तो चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई फिक्स टाइम ही नहीं था उसका। हम्म। गेट तो फिर भी हर साल टाइम पे हो रहा था। तो और इस बार नेट हुआ भी तो वो जस्ट उनने गेट से पहले रख दिया, तो उससे हाँ, भी ये काफी एक प्रॉब्लम वीक हुई। पहले ही था तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। हाँ, तो सर उस वजह से तो नेट मैंने देखा भी नहीं फिर लास्ट में। ओके, तो अब चलो, ये चीज़ समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों को ये रहता है कि क्या बुक से पढ़ते थे पूरा या नोट्स बनाते थे? बुक्स का क्या रोल था तुम्हारी प्रिपरेशन में? कितना रोल था अगर था तो? सर बुक्स का भी काफी रोल कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जैसे अब जब हम लोग एमएससी कर रहे थे तो उन्हीं दिनों बुक्स में जितना भी पढ़ना था उन्हीं दिनों हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो वो जो भी नोट्स थे उन पे फोकस किया, और उसके बाद जहां जहां पे प्रॉब्लम लग रही थी, जैसे जियो केमिस्ट्री था, जियो फिजिक्स था, और हम्म। कुछ और चीजें थी, तो उनके लिए फिर वीडियो लेक्चर काफी थे उसके लिए, मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो अब बुक्स में से मतलब जैसे जेडी विंटर पढ़ी है तुमने? इग्नियस वगैरह कैसे किया? मतलब वो काफ़ी इस तरह के टॉपिक हैं जो टफ लगते यस हैं सर, बच्चों को। इग्नियस तो सर सारे सिस्टम जेडी विंटर से कवर किए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपके लेक्चर भी देख रहा था, तो उसमें भी आपने काफी अच्छा बता रखा है, ओके। जैसे बाइनरी है, टर्नरी है, हम्म। तो का ठीक है। ओके, थोड़ा सा नेट हमारा हमारा वीक हो गया। ओके। नहीं, ठीक है, नो। अब ये बताओ कि टेस्ट सीरीज तुमने ली हुई थी, वीडियो लेक्चर से तुम्हारे पास, तो मॉक टेस्ट का जो उसमें मॉक टेस्ट है उनका यस सर। कितना फ़ायदा हुआ? और उसमें जो मार्क्स आ रहे थे उसका गेट में कितना उसी तरह के मार्क्स आए या गेट तुम्हें टफ लगा? वो क्या सीन था? नहीं सर, जैसे टेस्ट सीरीज है तो शायद 10 10 उसमें टेस्ट सीरीज थी गेट की। हम्म। मतलब एकदम जो मॉक टेस्ट होते हैं शायद 10 थे वो। हम्म। तो उनमें से 3 में तो मेरा 75 और 76 के आसपास जा रहा था, हम्म। और जो बाकी 6 या 7 थे शायद उसमें 60+ स्कोर मेरा रह रहा था, 62 65, किसी में 70 के क्लोज। तो 60 से प्लस ही था, और 75 के जस्ट आसपास 2 या 3 हुए थे मेरे। हम्म। तो गेट में भी तुम्हारा लगभग ऐसा ही आया? हाँ सर, गेट में भी 75 के आसपास। ओके, तो जो गेट के टाइम, जैसे एग्ज़ाम देते टाइम जो 3 घंटे जो मेंटल सिचुएशन रहती है, तो मॉक मॉक टेस्ट देने से उसमें हेल्प मिलती है? यस सर, क्योंकि तुम अगर डेफिनेटली। मॉक टेस्ट, जैसे कुछ लोग, क्या मैंने देखा है, मतलब कुछ बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं, वो टेस्ट सीरीज लेते हैं लेकिन उसको सिंसियरली नहीं लगाते। जैसे मॉक टेस्ट खोला, 1 घंटे में करके रख दिया, मतलब आधा किया नहीं किया। तुम कितनी सिंसियरली देते थे मॉक टेस्ट? यस सर, जैसे मॉक टेस्ट है सर, मैं तो उसे यही मान के चलता था कि ये मेरा गेट का एग्जाम हो रहा है। ओके। तो हालांकि उसमें थोड़ा क्वेश्चन रहता है कि थोड़ा सा पानी वानी पी लो, ये वो सब कर लो। अब घर ही में है तो सर कुछ भी हो सकता है, पर काफी टाइम रहता है, 3 घंटे का पेपर है। तो मुझे लगता है कि अगर सही से करने जाए तो 2 से ढाई घंटे में वो पेपर शायद हो सकता है। हम्म। और अगर ज्यादा न्यूमेरिकल सेक्शन है शायद तब थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जैसे इस बार गेट का पेपर था, ज्यादा न्यूमेरिकल तो उसमें नहीं थे, और ज्यादा प्रिपेयर मैं करके गया था उसके न्यूमेरिकल की, तो मुझे शायद ऐसा लगा कि मैंने शायद कम टाइम में ही कर लिया था, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी कम थे उसमें। तो तुम्हारे पास रिवीजन का कितना टाइम बचा था इस बार जो गेट दिया है तुमने? सर इस बार मैं दिसंबर और जनवरी में मैंने सर रिवीजन ही रिवीजन कर रखा है, और थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहा था लास्ट लास्ट टाइम में। ओके। अब इस बार जो गेट का एग्ज़ाम था उसमें तुम्हें यस सर। एक्सपेक्टेड था कि इतने एमएसक्यू आ जाएंगे? नहीं सर, एमएसक्यू तो सर एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जैसे पिछले साल उन्होंने एमएसक्यू बोला था तो उसके लिए थ्योरी पढ़ के गए थे, और उन्होंने वहाँ आया नहीं था। न्यूमेरिकल ज्यादा दे दिए थे, हम्म। और बिल्कुल ही उल्टा हो गया था सिनारियो। और इस बार भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर एमएसक्यू से ज्यादा प्रॉब्लम तो थी नहीं, तो तुमने कैसे क्योंकि हैंडल किया? मतलब तुम्हें एमएसक्यू कैसे लगे इन जनरल? सर एमएसक्यू ठीक थे, पर जैसे कई बार ऐसा भी हो रहा था कि जैसे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो रहे थे उसमें। हम्म। पर मैं ये कहूंगा कि शायद थोड़ा प्रिपेयर था मैं इस बार एमएसक्यू के लिए, क्योंकि जैसे पिछले बार उनने
उसमें एप्टीट्यूड और जैसे वो न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा था उसमें, तो उस तरीके से मुझे लग रहा था कि शायद एमएसक्यू शायद आ सकते हैं, तो उसके लिए सही से तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो तुम्हारा एमएसक्यू में से घबराहट नहीं हुई? मतलब कई बच्चों का मेरे पास मतलब फ़ोन आया था एस्पिरेंट्स का कि सर नहीं इतने सर, एमएसक्यू ऐसा आ गए। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि खराब नहीं हुए, खराब तो सर वो हुए, शायद सभी के हुए होंगे खराब। हाँ, क्योंकि तो इतना, एमएसक्यू में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी इजी टू मॉडरेट ही था, बहुत टफ नहीं यस था सर, यस लास्ट सर। ईयर से, लेकिन एमएसक्यू इतने आ गए तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर, कैसा जितने होगा। भी नंबर कट रहे थे सर, शायद मुझे लग रहा है कि वो एमएसक्यू से ही कट रहे होंगे बच्चों के। तो तुम्हारा एनएटी में कितना, मतलब 100% स्कोर था कि उसमें भी कुछ मार्क्स गए हैं तुम्हारे? सर न्यूमेरिकल सेक्शन में मुझे लगता है शायद 13 या 12 या 13 ऐसे क्वेश्चन थे, तो 9 या 10 मेरे सही थे उसमें से। ओके, तो इसका क्या मतलब इसकी, अगर कोई, क्योंकि मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही रहती है कि सर एनएटी कैसे करें कैसे करें, तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा? मतलब तुम्हारा जैसे मान लो तुम बोलो तुम्हारा मैथ्स पहले से स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल यस पार्ट सर, तुम्हारा स्ट्रांग है, लेकिन जिनका नहीं है, या तुम्हारे ग्रुप यस में सर। किसी ने मतलब कोई क्या टैक्टिक्स थी कि तुम कैसे अच्छे से कर सकते हो? सर मैं तो सर ये सजेस्ट सजेस्ट करूंगा कि जैसे यूनिट कन्वर्जन वाला उसमें होता है, तो उस पर शायद अच्छे से काम करना चाहिए। हम्म, और जो फॉर्मूलाज हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो याद करो। जैसे कि जैसे आपकी साइट में है जियोलॉजी कंसेप्ट में, तो उसमें शायद ऑलमोस्ट जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं तो 80 to 90% जितने भी फॉर्मूला है शायद उतने से हो जाएगा मुझे लगता है। तो ओके अगर फॉर्मूले की प्रॉब्लम है तो शायद वो फ्री रिसोर्सेज जो आपकी साइट में है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके, तो मतलब तुम कह रहे हो कि फॉर्मूले पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करें उसकी। यस सर। ओके, अब एक जनरल क्वेश्चन कि लेट से तुम्हें फिर से उसी टाइम पे भेज देते हैं जो मैं सबसे यस पूछता सर। हूँ, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं या क्या 1-2 चीज़ें हैं जो तुम चेंज करोगे कि तुम वो कर देते एक्स्ट्रा तो तुम्हारा और अच्छा प्रिपरेशन हो जाती? क्या गलतियाँ तुमने करी हैं जो तुम नहीं करना चाहोगे, या लोगों को बोलोगे ये गलती मत करना, ये मैंने करी है? यस सर। तो मैं मुझे ये लगता है कि जैसे हमको ये डिसाइड थोड़ा जल्दी करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में है और वीकनेस कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी बन जाता है कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके। तो जैसे मेरा पेलेंटोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा शायद मेरी वीकनेस होगी वो, हम्म। तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनमें से काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उतना तो हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का कवर करना चाहिए मुझे लगता है। ओके। जैसे पेलेंटोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट फाइलम है, जैसे ट्राइलोबाइटा, इकाइनोइड्स, गैस्ट्रोपोड, सीफेलोपोड, ये सारे मोलस्क। तो ये चीज़ें, और इनको बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं, एज और इंडेक्स एज, ये सब चीज़ें। और जैसे उसमें वर्टिब्रेट्स में है हॉर्स और एलिफेंट, एलिफेंट, हाँ हाँ। ह्यूमन, डायनासोर। डायनासोर से तो एक क्वेश्चन आया भी था इस बार। हम्म। तो बेसिक बेसिक चीजें जो हैं मुझे लगता है कि वो तो कवर करनी ही चाहिए सारे सब्जेक्टों की। लेकिन जो ज्यादा डिटेल में अगर जाना चाहते हैं, जैसे इन चीजों पे ज्यादा रिसर्च में नहीं जाना है। एक एक शायद रीजन ये भी हो सकता है हम्म। कि जैसे कोई कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि साइट में खोल खोल के बार बार देख रहे हैं। ये शायद मेरी एक वीकनेस थी सबसे पहले। जब मैंने पहली बार गेट दिया तो ये मेरी वीकनेस थी कि किसी टॉपिक में अगर मन लग जाए तो उसमें मैं रिसर्च जैसी करने बैठ जाता था। ओके, मतलब तो उसमें मेरे तुम्हारा मेरे काफ़ी टाइम अकॉर्डिंग चला शायद जाता अगर, होगा। हाँ मेरे अकॉर्डिंग अगर शायद अच्छी रैंक लानी है तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे पास सिलेबस रहता है और जो पुराने ओल्ड पेपर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको करना चाहिए प्रिपरेशन। जैसे हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं पुराने पेपर्स देख के कि अब नया क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। हम्म। तो ये चीजें भी शायद हमें करनी चाहिए। और एक और रीजन है, जैसे लास्ट ईयर 2 या 3 क्वेश्चन मेरे उसमें कैलकुलेटर की वजह से गलत हुए थे, क्योंकि मुझे ओके। आदत थी नॉर्मल फोन वाले कैलकुलेटर से, या फिर जो कंप्यूटर में नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वो काफी इजी रहता है। हम्म। गेट का थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो मुझे लगता है कि जैसे कैलकुलेटर अगर यूज कर रहे हैं तो हर टाइम शायद हमें हैबिट बना लेनी चाहिए कि जो गेट का कैलकुलेटर आता है, गूगल प्ले स्टोर में शायद रहता है वो, तो उसी कैलकुलेटर से जिस समय हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसी का यूज करें। ताकि उसकी आदत पड़ जाए। यस सर। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताओ कि इस बार तुम्हारे गेट के एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स हुई तुमसे? यस सर, थोड़ा सा हुई। जैसे कैसे? एमएसक्यू है तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा हुई।
अब ओके। जैसे उसमें 3 आंसर सही हैं और हम 2 लगा के आ गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया सर इस हम्म वजह से। हम्म। और जब तुम लास्ट में, जैसे तुम्हारा पेपर हो गया होगा 2-2.5 घंटे में, तो खोज टाइम रिवीजन का बचा था, तो क्या रिवाइज यस करते सर। टाइम तुम्हें कुछ गलतियां पता चली अपनी जो सही कर ली हो तुमने? रिवाइज करते टाइम गलतियां तो सर शायद नहीं पता चली, पर रिवाइज करते टाइम जैसे जिस समय हम पेपर स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम ये था कि जैसे हमको पेपर को अलग अलग सेक्शन में बांटना चाहिए। जैसे कुछ इजी हैं तो उनको सबसे पहले कर लेना चाहिए, जो मॉडरेट हैं एफर्ट लगा के हो रहे हैं तो कर लो, और कुछ ऐसे हैं कि उस समय दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो उसको बाद के लिए उसको मार्क करके छोड़ सकते हैं। ओके। तो वैसे जो मार्क करे हुए क्वेश्चन थे उसमें से कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद मैंने उसके बाद बनाए थोड़ा एफर्ट लगा के। और हो गए वो तुमसे? यस सर। वेरी गुड, तो ये तो अच्छी बात है। अब टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं हम, तो यस अब ये बताओ कि फिर से थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी तीन तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें जो तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें हेल्प करी, जो तुमने पूरे साल करी? सर, सबसे अच्छा तो सबसे सही तो मैं ये कहूंगा कि जैसे एप्टीट्यूड का सेक्शन है तो वो हम्म शायद सबसे अच्छा करना जरूरी है। हम्म अब जैसे अब जैसे मैं ये बोलूंगा कि जैसे 15 मार्क्स का रहता है तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट हमको 10 मार्क्स से ऊपर इसमें स्कोर करना चाहिए गेट में। हम्म। तो उसके लिए और तुमने एप्टीट्यूड कैसे अलग से किया था प्रिपरेशन, की तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग है? नहीं सर, जैसे एप्टीट्यूड है तो जैसे मैं तो ये बोलूंगा कि पहले से थोड़ा स्ट्रांग था तो मैं जैसे सीधे ही क्वेश्चन होते तो सीधे उन्हीं को प्रैक्टिस करता था। जैसे जीआरपी है हम्म। तो उसमें लास्ट में जैसे 6-7 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन नीचे से एप्टीट्यूड के रहते हैं, तो उन्हीं को बना बना के वहीं से प्रैक्टिस हुई सर मेरी तो। ओके ओके, ठीक है, एक तो एप्टीट्यूड हो गया। और तुम्हारी प्रिपरेशन के यस सर। टाइम ऐसी क्या चीज़ थी जो तुम्हें बहुत हेल्प करी बाद में? रिवीजन कितना सर इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, चलो ऐसे बताओ। सर रिवीजन तो सर काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे और मैं रिवीजन तुमने मैंने कैसे पहले भी बता दिया कैसे कि मतलब वो किया, मतलब कई लोग अपना रिवीजन का टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता, तो रिवीजन कैसे करते थे तुम? बाद में करते थे या पैरेलली करते चलते थे? नहीं सर, रिवीजन तो सर पैरेलल चलता था। जैसे हम्म दिन के शिफ्ट में अगर नई चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा रिवीजन होता था। जैसे कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि जो चीज शायद हमें मिस हो जाएगी बाद में हम्म। और जिसको भूल सकते हैं, तो उन चीजों को नोट कर लेते थे। और तो जैसे मतलब नोट कोई चीज़ करने से तुमने ये नोट कर ली, मान लो जैसे मान लो तुमने 3-4 चीज़ें हो गई जो तुमने नोट कर ली, तुम्हें रिवाइज करनी है, तो वो कितनी बार रिवाइज हो पाई एग्जाम से पहले? सर ये तो 4 to 5 टाइम शायद हो गई होंगी, क्योंकि काफी जैसे इतना सारा कंटेंट है तो वो इतना कम कंटेंट हो गया था लास्ट में। हाँ, वो रिवाइज जैसे करते करते। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट हम्म करते हुए तो दिसंबर और जनवरी में मेनली मैंने यही यही काम किया था कि रिवीजन रिवीजन, हम्म। और इसके अलावा थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहा था उन दिनों सर। ओके ओके। अब फाइनली ये बताओ कि तुम्हारा क्या मैसेज होगा जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं? कुछ लोगों ने अभी मार्च में ज्वाइन किया है, तो उनके लिए इन दो पूरे पूरे उसमें टर्म्स में बताओ, गेट के और नेट के, कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी ही करनी है। यस सर, मैं जैसे ये बोलूंगा कि जैसे जियोलॉजी कॉन्सेप्ट का हमारा फ्री रिसोर्सेज में वो जैसे काफी फार्मूलाज वगैरह हैं, तो अगर इस तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो साइट से शायद वो फ्री में ले सकते हैं वहां से। और दूसरा, अगर कोई चीज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डीप में उसमें नहीं जाना है, क्योंकि रिसर्च तो यहाँ पे करनी नहीं है। हम्म और ये बोलूंगा कि शायद हो सके तो जहां से भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, उससे काफी हेल्प मिलती है। ओके। और क्या चीज़ नहीं करनी, क्या गलतियां हैं जो कर देते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, जो सर तुमने भी शायद उसमें करी हो, या फिर तुम बोलना चाहते हो कि मैंने नहीं करी लेकिन तुम भी मत करना? यस सर, उसके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में शायद अच्छा मेहनत करना चाहिए। हम्म और कैलकुलेटर के बारे में जैसा पहले भी बता दिया मैंने कि उसकी हैबिट बनानी चाहिए गेट के एग्जाम में, क्योंकि अगर हैबिट नहीं बनाएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन जैसे मेरे गलत हो रहे थे, शायद और लोगों के भी वो गलत हो जाते होंगे, हम्म। क्योंकि डिजिट को पहले लिखना है या लॉग को पहले लिखना है, ये सब चीजें उसमें रहती हैं। ओके ओके, हाँ, क्योंकि वो वाला कैलकुलेटर अलग होता है थोड़ा। यस सर, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है सर। ओके। और ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे।
और ओके। तुम्हारी तरफ से तुम्हें कुछ और बोलना है जो? यस सर, जो भी जियोलॉजी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि मेहनत कीजिए। टुडे इज़ योर अपॉर्च्युनिटी टू बिल्ड टुमारो यू वांट। तो काफ़ी मेहनत कीजिए तो सब अच्छा होगा। तो मतलब मेहनत तो करनी ही करनी। और यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और मेरे ख्याल से हमने सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट। अब फाइनली जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हो, लास्ट वर्ड्स? कितना हेल्प हुआ तुम्हारा? वैसे देखो 80% जो मेहनत होती है वो स्टूडेंट की ही होती है, फिर भी किस तरह का तुम्हें कंटेंट हमारा लगा? क्या इम्प्रूवमेंट और हम लोग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स? सर टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है। इसमें तो वैसे और चीज़ें ऐड हो सकती है अगर आप लोग करना चाहें। पर मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट रहेगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी मुझे हम तो एम इससे एस क्यू काफ़ी और हेल्प ऐड हुआ और करेंगे, कई बिकॉज सारे लोग। ऑब्वियसली एम एस क्यू इतने बढ़ गए हैं, तो हम ऐड करेंगे इस साल उसमें। यस सर, एमएसक्यू शायद उसमें ऐड होने चाहिए। हम्म, और मुझे ये लगता है कि टेस्ट सीरीज तो मोर देन सफिशिएंट ही है, क्योंकि कई सारे बच्चों से मैंने सुना है तो वो बोलते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपकी टेस्ट सीरीज। ओके। और वीडियो लेक्चर्स का वीडियो लेक्चर सर, मैंने मतलब जितने जेन्युइन भी। आंसर देना, मैं तुमसे वो नहीं चाह रहा हूँ कि तुम तारीफ करो, बट जेन्युइनली तुम्हें क्या लगा लेके, वो बताओ। सर में मुझे ये लगता है कि शायद काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आपके द्वारा शायद काफ़ी इजीली समझाया गया है। तो मुझे तो काफ़ी हेल्प हुआ था वीडियोस से भी। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू मुकेश, एंड ऑल द बेस्ट। आगे क्या प्लान है? सर आगे अभी शायद बीएआरसी का इंटरव्यू होना है और ओएनजीसी इंटरव्यू है, तो उसके लिए सर प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। ओके, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट।